अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ है मेहराना। इंडिया की एक बड़ी अच्छी खासियत है कि इंडिया के अंदर जो इतने मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपने इन प्रोजेक्ट्स को खराब करे, अपनी डेवलपमेंट पे काम कर और रहा वो है। अपना न्यूट्रल स्टांस रखे। आज इस वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं यूक्रेन वार के हवाले से। जो है वो जर्मनी काफ़ी ज़्यादा इंडिया पे जो है वो गुस्सा का इजहार कर रहा है और इंडिया को शायद वो G7 में इनवाइट भी नहीं करने जा रहे। सो कैसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं इंडिया के। वैसे तो इंडिया अपना एक न्यूट्रल स्टांस रखता है, लेकिन अब देखते हैं कि जर्मनी किस हद तक इंडिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो वीडियो इस हवाले से है। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चलते हैं वीडियो की जाने। प्रशांत धवन आज के समय ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, दुनिया भर में वायरल हो चुकी है, क्योंकि इस रिपोर्ट में क्लेम ये किया जा रहा है कि जर्मनी बहुत गुस्सा है भारत पर और एक बार को इंडिया को ये लोग इनवाइट भी नहीं करेंगे आने वाले G7 समिट में। यहाँ पर आप देख पाओगे ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है ना। यूजुअली ब्लूमबर्ग की इस टाइप की जो रिपोर्ट्स होती है अबाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, यूजुअली सही निकलती है, बट ऑफ कोर्स हमेशा यही पॉसिबिलिटी है कि कल को जर्मनी अपना डिसीजन चेंज भी कर दे यूएस के प्रेशर में आकर। मगर अभी के लिए जर्मनी में जेन्युइन विचार हो रहा है कि इंडिया जो इनके हिसाब से एक सपोर्टर है रशिया का यूक्रेन वॉर में, इंडिया को ऑल टुगेदर G7 समिट में बुलाओ ही ना, क्योंकि इस बार जो G7 समिट है ये होने वाला है जर्मनी में। और जो जर्मनी का ये गुस्सा भारत के प्रति, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन ये भी है कि इंडिया उन गिने चुने कंट्रीज में से, एक्चुअली आप अगर सोच कर देखें तो शायद इंडिया अकेला देश है पूरी दुनिया में जिसने यूरोप की जो हिपोक्रेसी है ये दुनिया के सामने एक्सपोज कर दी। आपको मैं ये बता दूं, रिसेंटली हमारे विदेश मंत्री अजय शंकर से एक विदेशी रिपोर्टर ने ये पूछा कि आपको लगता नहीं है कि अब आपको रशिया की निंदा करनी चाहिए जो बुचा में हुआ है ये सब देखकर, अब तो रशिया के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट दे दो। डॉक्टर अजय शंकर साहब ने यहाँ पर कहा कि देखिए आपके सजेशन के लिए थैंक्स, मगर मैं ये सब अपने हिसाब से करूँगा। और फिर उन्होंने यहाँ पर ये भी बता दिया कि जितना क्रूड ऑयल इंडिया परचेज करता है रशिया से एक महीने में, उससे कई गुना ज़्यादा तेल तो यूरोप के कई देश एक दिन में ही मंगा लेते हैं, एक आफ्टरनून में कॉल करके कि कुछ बैरल कम कर रहे हैं ऑयल हमको दे दो। तो इंडिया ने जिस तरीके से एक्सपोज किया यूरोप को, और बाय द वे मैं चाहता हूँ ये छोटी सी वीडियो है, ये भी आप देखें, दुनिया भर में ये जो वीडियो है ये भी काफ़ी वायरल हुई है। किस तरीके से इंडिया के विदेश मंत्री ने यूरोप की हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर दिया। Why not condemn Russia's invasion? Wouldn't this best reflect India's foreign policy goals and international standing? And what is the leverage that the Indian government has to persuade Vladimir Putin? So, first of all, thank you for the advice and suggestions in your question. I prefer to do it my way and articulate it my way. And briefly, what those positions state is that we are against the conflict. We are for dialogue and diplomacy. We are for urgent cessation of violence. And we are prepared to contribute in whatever way to these objectives. I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. क्या बढ़िया आंसर दिया है भारत के विदेश मंत्री ने कि अगर आप बात करें मेन फंडिंग की कि रशिया को फंड कौन कर रहा है इस यूक्रेन वॉर में, तो वो एक्चुअली जो मेन पैसा है वो यूरोप से ही आ रहा है। और हम लोग तो शांति समझौता चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये वॉर जल्दी से जल्दी रुक जाए। ये बात इंडिया ने कितने आर्टिकुलेट तरीके से रखी है। अब देखिए, एक होता है इमरान खान का स्टाइल कि बिल्कुल रायता खिला दो, हम गुलाम नहीं हैं। अजय शंकर साहब ने कितने प्रॉपर तरीके से जो मेन बात है ये सामने रख दी, इंडिया का जो पक्ष है ये भी क्लियर कर दिया। और ऑब्वियसली देखिए, जर्मनी को इस टाइप की इंडिया की आदत नहीं है। जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज, इवन यूएस आप कह लीजिए,
इनको यूजुअली आदत ये है कि इंडिया का मीडिया, इनके लोग ज़्यादातर चुप से ही हो जाते हैं। हम इन पे जो आरोप लगा दें लग जाएंगे। हम अपनी पब्लिक को भी ये बोल सकते हैं कि देखिए रशिया जो भी कर रहा है यूक्रेन में, इसके पीछे मेन रीज़न यही है कि इंडिया जो है इनको सपोर्ट करते हैं। हम तो यूक्रेन को सपोर्ट करने को तैयार है। इससे जो ये इनकी आम जनता है उनको भी एक मैसेज सेंड करते हैं कि वी आर द गुड गाइज। मगर इंडिया बार बार ये जो हिपोक्रेसी है यूरोप की, इसको रिमूव करके रियल जो फेस है, रियल जो फैक्ट्स हैं, ये रख रहा है दुनिया के सामने। तो जर्मनी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड होगा और कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बार G7 समिट में ये हमको बुलाए भी ना। नाउ इस सब का इम्पैक्ट भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग पे क्या होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो G7 कंट्रीज हैं ये दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज रखते हैं? इनके पास टोटल दुनिया की आबादी का कितना परसेंटेज आपको मिलेगा? 3%, 10%, 20% या फिर 30%? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो जब हम बात करते हैं G7 की, तो यहाँ पर ये सब देश आते हैं, USA, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और हर साल इनमें से एक देश होस्ट करता है G7 का समिट। G7 के कोई हेडक्वार्टर नहीं है, G7 के समिट्स होते हैं हर साल और ये बहुत से इशूज डिस्कस करते हैं, एनवायरनमेंट से लेकर इकोनॉमिक्स से लेकर ग्लोबल सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स। G7 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ग्रुपिंग। और पिछले कई सालों में आप देखो तो दो देश हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जिनको ऑलमोस्ट हर G7 समिट में बुलाया गया है। फॉर एग्जांपल जो 47th G7 समिट हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, यहाँ पर मोदी जी को इन्वाइट किया गया, स्कॉट मॉरिसन भी यहाँ पर आए। फिर उससे पहले आप जाओगे 46 समिट, ये कोविड की वजह से वगैरह कैंसिल, यूएसए में होगा ये समिट। फिर जो 45th G7 समिट था फ्रांस में, यहाँ पर मोदी जी गए थे। और इससे पहले आप देखोगे बहुत से G7 समिट्स में पीएम मोदी जा चुके हैं। इससे इंडिया का जो ओवरऑल ग्लोबल स्टैचर है ये भी काफ़ी हद तक बड़ा है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर G7 कंट्रीज यूक्रेन के इशू को लेकर इतनी इन्वॉल्व होंगी? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल होंगी। और मैं आपको ये बता दूं कि जब 2014 में रशिया ने क्राइमिया हथियार लिया था यूक्रेन से, उस वक्त G7 हुआ करता था G8, तो सब कंट्रीज ने मिलकर रशिया को निकाल दिया, तो G8 हो गया G7। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन के इशू को लेकर ये लोग रशिया को ऑल टुगेदर ग्रुप से निकाल चुके हैं। यूरोप की सेफ्टी, यूरोप की सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ी प्रायोरिटी है G7 की। तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि जर्मनी आज के समय जेन्युइनली सोच रहा है कि इंडिया एक ऐसा देश जो ओपनली रशिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं देता, ये नहीं कहता कि रशिया की इन्वेजन हो रही है यूक्रेन पर, एक ऐसे देश को क्या इनको इनवाइट करना चाहिए या फिर नहीं? और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये जो डिसीजन है सिर्फ जर्मनी लेगा, तो देखिए वैसे रूल्स तो ये कहते हैं कि जो होस्ट कंट्री है G7 का, फॉर एग्जाम्पल 2022 में जो ये समिट होगा ये होस्ट करेगा जर्मनी, फिर उसके बाद 2023 में होस्ट करेगा जापान। तो जो भी होस्ट कंट्री होता है ये डिसाइड करता है कि कौन से कंट्रीज को ये लोग इनवाइट करेंगे एज स्पेशल गेस्ट। मगर यूएस का देखिए प्रभाव आपको यहाँ पर भी दिखेगा। अगर एक बार को इंडिया को अटेंड करना ही होना ये समिट, इंडिया सीधा यूएस से बात कर सकता है और यूएस के प्रेशर के अंदर आकर जर्मनी एक बार को अलाउ भी कर देगा कि हाँ ठीक है इंडिया अटेंड कर सकता है समिट को। मगर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जर्मनी अपने पर्सनल इंटरेस्ट में जो एशियन कंट्रीज हैं इनको ब्लेम करके इंडिया को इनवाइट ना भी करे इस समिट में, क्योंकि जर्मनी में एक बहुत ही बड़ा गिल्ट ये है कि रशिया के 40% जो ऑयल के एक्सपोर्ट्स हैं ये जाते हैं जर्मनी में। जर्मनी की सरकार, इनका मीडिया बड़ी कोशिश करता है कि ये जो अगली फैक्ट है इनकी जनता तक ना पहुंचे। तो एक बार को ये बार ढकने के लिए ये इंडिया को भी ब्लेम कर देंगे और हो सकता है कि जर्मनी एक बार को यूएस को भी कह दें कि प्लीज इस बार इंडिया को रहने दीजिए। एक मैसेज सेंड करते हैं कि जो देश रशिया की निंदा नहीं करेगा उस कंट्री को हम इन्वाइट भी नहीं करेंगे इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स में। और जर्मनी का जो ये दोगलापन है, जो इनकी हिपोक्रेसी है, ये यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। आपको याद रखना होगा, मैं ये बात फिर से रिपीट करूंगा, जर्मनी ने ही 2008 में यूक्रेन की जो मेंबरशिप थी नेटो को ये ब्लॉक कर दी थी। अगर 2008 में ही यूक्रेन बन जाता नेटो का मेंबर तो आज के समय जो भी हो रहा है ये सब ना हुआ होगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो हम लोग डेफिनेटली चाहेंगे कि कंटिन्यूटी रहे, मगर मान के चलो कि अगर इंडिया को ये लोग इन्वाइट नहीं करते तब इंडिया के लिए एक डिसीजन लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। क्योंकि देखो जो ये G7 समिट है जर्मनी का 48 G7 समिट, ये होगा मोस्ट प्रॉब्ली 26 से लेकर 28 जून 2022 में। इसके कुछ महीनों बाद होगा ब्रिक्स का समिट। ना पीएम मोदी विचार कर रहे थे कि ब्रिक्स के समिट को अटेंड करे या ना करे, मगर एक बार जर्मनी ये बात डिक्लेयर कर दे कि इंडिया को इन्वाइट नहीं करेंगे G7 समिट में, तो इंडिया आराम से ब्रिक्स कंट्रीज के समिट को अटेंड कर सकता है बिना किसी ग्लोबल प्रेशर के। क्योंकि इंडिया ओपनली कह देगा कि जब आप G7 समिट में हमको इनवाइट नहीं करेंगे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अस टू डू? हम लोग न्यूट्रल हैं। एक कंट्री की न्यूट्रलिटी को आप रिस्पेक्ट अगर नहीं कर सकते तो हम आपके कंसर्न्स को रिस्पेक्ट क्यों करें? तो अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन गया है। मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं,
ये न्यूज़ सबसे पहले मुझे दी थी मेरे कई रशिया मित्रों ने। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि देखो इंडिया के साथ ये करने वाले हैं। एक्चुअली रशिया में भी इस बात को लेकर प्लानिंग बचा हुआ है कि रशिया को आइसोलेट कर देंगे दुनिया में, कि एक बार को चाइना, इंडिया ये भी इनका साथ छोड़ देंगे। तो रशिया में मेरे कई जो मित्र हैं उन्होंने मैसेज किया कि देखिए हो सकता है कि इंडिया को समिट में ना बुलाएं। तो मैंने सिंपली यहाँ पर ये रिप्लाई किया उसका कि इससे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आएगा नहीं। इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है वैसे ही ग्रो करेगा। हम अपने इंटरेस्ट के पीछे काम करते हैं। इन ग्लोबल ग्रुपिंग्स का पार्ट बनने से या ना बनने से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आने वाला। ना वापस आते हैं अपने एमसीयू की तरफ कि जो G7 कंट्रीज हैं इनमें दुनिया की टोटल आबादी का कितना परसेंटेज आपको मिलेगा। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 10%। G7 ग्रुप अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनकी सबसे पहले मीटिंग हुई थी 1975 में। दुनिया की 40% जो जीडीपी है ये आपको G7 कंट्रीज में मिलेगी, मगर आबादी के हिसाब से आप अगर देखो तो सिर्फ दुनिया की 10% आबादी आपको मिलेगी इन G7। एंड फाइनली यहाँ पर मैं भैया आप क्या समझती हैं इस सारे सिनेरियो को, किस तरह से देखती हैं? मैं तो इसको यही देख रही हूँ कि मुझे लगता है कि यूरोपियंस कंट्री को ना बर्दाश्त नहीं होता जब कोई सुकून से बैठा होता है ना, वो हर टाइम वो ऐसा ही कहा था ना आपने कि वो पीस चाहते ही नहीं है। अब वो इंडिया पे आ गए हैं कि आप लोग, अब एक इंसान जब एक मुल्क नहीं दे रहा किसी बार स्टेटमेंट, अब बार बार उसके साथ मोल्ड करके के बात पूछ रहे हो। लेकिन वो कहते हैं ना कान यहाँ से पकड़ो यहाँ से पकड़ो, उन्होंने अपनी बात चेंज नहीं की। उन्होंने अपना पॉइंट स्टक अपना न्यूट्रल रखा। वो मुझे बड़ी अच्छी इनकी बात लगी है। वो मुझे भी वो लगता है। देखें अब ओवरऑल अगर आप देखें तो खदीजा यूरोपीय यूनियन में ये जिस तरह जितने भी ये उसमें मेंबर हैं G7 में, जिसमें UK है, USA है, जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड यूरोपीय यूनियन, ये जितने भी हैं ये सारे इन्होंने बनाए क्या थे कि हम डेमोक्रेटिक और जो दूसरी अच्छी सोसाइटीज़ हैं और जिनमें मतलब ना एक दुनिया के डेवलपमेंट हक के हवाले से जो है ना वो हम चीज़ें करेंगे। लेकिन अब आप देखो कि ये कहाँ की डेमोक्रेसी है कि आप किसी को प्रेशराइज करें कि वो अपने आपके इंटरेस्ट के साथ अपने इंटरेस्ट को मैच करे। अब हर मुल्क की एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होती है। अब रशिया और फिर चाइना और फिर इंडिया और इधर पाकिस्तान, सो हम इस साइड पे हैं तो हमारे कुछ इंटरेस्ट उसी हिसाब से होंगे, हमें अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन को देखते हुए। लेकिन अगर हम 10 समुंदर पार जाके 7 समुंदर पार जाके जो खुद कहते हैं अमन और उनके इंटरेस्ट के लिए अपने ताल्लुकात को ख़राब करें। अब देखिए जिस तरह रशिया के साथ इंडिया के मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट चलते हैं, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो यूक्रेन में यकीनन गलत हुआ, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अब बिलफर्ज अगर किसी इंसान के किसी और के साथ दुश्मनी है तो आप कहें जी कि आज तुम्हारी उसके साथ दुश्मनी क्यों है, अब मैं भी तुम्हारे साथ दुश्मनी। इस तरह का तो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो तो होना ही नहीं चाहिए। तो बच्चेगाना हरकत है। और देखें दूसरी जानब जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ा ही इंतहाई और अच्छा जवाब दिया वहाँ पे, जब ये इस वक्त एक गए हुए हैं इस विजिट के ऊपर जहाँ पे जो बाइडेन के साथ मीटिंग भी हुई है। पूछा कि आपने क्यों रशिया के खिलाफ, तो उन्होंने कहा यार कि हम मतलब ठीक है हमारे ताल्लुकात और तरह के, और यही तो है। अब अगर थोड़ा सा मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें, यकीनन यहाँ पे एक बात की जाती है कि इमरान खान साहब ने जो है वो रायता फैला देते हैं, तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि हर एक बंदे का अपना अपना स्टांस होता है। लेकिन इमरान खान साहब भी वो थोड़े से वो स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड से हैं, तो वो समझते हैं कि अग्रेसिव ही पॉलिटिक्स हो सकती है, अग्रेसिव ही फॉरेन पॉलिसी हो सकती है, नो डाउट। और ये वो भी किस तरह, क्योंकि ये USA वगैरह इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो अग्रेसिव किस्म की रख लेते हैं, जब नहीं तो फिर हम इस तरह कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में जिस तरह हमारे पास एक टर्की की मिसाल है, तो देखें उन्होंने टर्की वालों ने भी जो तैयब एर्दोगान है उन्होंने पेंट कोट पहनने में या दाढ़ी मुंडवाने में कोई शर्म महसूस नहीं की, क्योंकि वो उन लोगों की तरह बन के उन लोगों को और इस्लाम की तरफ या और चीज़ों की तरफ लेके आ रहे हैं जो उनके अपना। सो यही चीज़ें हैं कि आप अपने उनकी तरह बन के लेकिन अपने इंटरेस्ट को पीछे ना छोड़ो। तो यही इंडिया की एक बड़ी अच्छी खासियत है कि इंडिया के अंदर जो इतने मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपने इन प्रोजेक्ट्स को खराब करे, और वो अपना न्यूट्रल स्टांस रखेगा और रखना भी चाहिए। तो दैट्स वाई मुझे तो नहीं लगता कि ये अगर G7 में नहीं इनवाइट करते तो बाकी इंडिया की कोई फॉरेन पॉलिसी भी होती है। अगर जर्मनी के साथ है ठीक है, दूसरी जानब US 2-4 हैं, अगर उन्हें अभी भी नहीं फ़र्क पड़ा कि आप रशिया के खिलाफ क्यों नहीं कर रहे, लेकिन जर्मनी को अगर कुछ है तो जर्मनी के साथ कोई इतने ख़ास ताल्लुकात नहीं, जर्मनी के ठीक है अपने फिर रहे,
लेकिन दूसरी जानब जब ब्रिक्स का समिट होगा तो उसमें दूसरी जानब चाइना भी है, कहेंगे क्यों गए। दूसरी जानब फिर चाइना, तो फिर चाइना के साथ जब तल्लुकात बेहतर होंगे तो ये ऑब्वियसली बात है कि इन्हें वो बुरा लगे। तो ये दोनों जानब है जो, और होना भी चाहिए। न्यूट्रल स्टांस सबसे अच्छी चीज़ है, न्यूट्रल रहना चाहिए। ख़ास तौर पे जब आपकी कोई लड़ाई ना हो, आपकी कोई जंग ना हो, तो फिर आपको उस वक्त आई थिंक न्यूट्रल बिहेव करना चाहिए, और यही आपकी मुल्क और कौम के लिए ठीक है। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और हमारी इंस्टाग्राम आईडीज़ भी मेंशन है, आप वहाँ पे जाके हमें ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि हम आने वाले वक्त में किन टॉपिक्स के ऊपर। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।